नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो उन क्वेश्चंस में हमने BH कर्व का और मैग्नेटिक सर्किट्स हमने सॉल्व किया था। तो उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो जो मिस्टेक पॉइंट जो मैंने बताया कि सैचुरेटेड कोर जो होती है उसको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। और जो कोर सैचुरेट हो जाती है उसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भाई उसमें क्या मेरा मतलब MMF कैसे हम निकालते हैं उसका, तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है जी। आज का जो एपिसोड है इसमें मैं आपको इंडक्टेंस कैलकुलेशन सिखाऊंगा, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जैसे कोर मैंने डाल दी है, कोई कॉइल थी, कॉइल के अंदर कोर मैंने अलग परमिएबिलिटी की डाल दी, तो इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। कॉइल का इंडक्टेंस कैसे चेंज होगा, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी, ठीक है भाई। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडक्टेंस कैलकुलेशन पे। इंडक्टेंस कैलकुलेशन, इंडक्टेंस कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों, इसको जरा देखते हैं कि इंडक्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इसमें ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा दूं, और सोचिए इससे जो करंट आ रहा है वो भी मेरा मान लीजिए ऑल्टरनेटिंग आ रहा है। IT जो आ रहा है वो भी मेरा ऑल्टरनेटिंग आ रहा है। जो करंट है IT वो मेरा ऑल्टरनेटिंग नेचर का आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे अगर N टर्न्स हैं तो MMF कैसा बनेगा, बताओ जरा। N इंटू IT, वो भी ऑल्टरनेटिंग आएगा, सही है। और MMF से जो फ्लक्स बनेगा वो भी कैसा बनेगा, NIT बाई रिलेक्टेंस, वो भी कैसा आएगा बताओ, वो भी ऑल्टरनेटिंग आएगा। एक मिनट के लिए मान लो कि अनसैचुरेटेड कोर है, इसके अंदर जो रीजन है वो एयर मान लीजिए, चलो एयर सैचुरेट नहीं होती, और एयर का जो BH कर्व होता है वो कैसा होता है, वो लीनियर होता है, हालांकि बहुत डाउन होता है, उसका स्लोप बहुत कम होता है। बट अगर मैं BH कर्व की बात करूं एयर का, और कोई हिस्टेरेसिस नहीं होता है एयर में, ठीक है ना, तो BH कर्व है तो मैं कह सकता हूं कि वो लीनियर कर्व, ठीक है ना। अब सुनिए, तो MMF आएगा N इंटू IT बाई रिलेक्टेंस कर दीजिए। अगर करंट मेरा साइनसोइडल है मान लीजिए, तो इसको मैं IM साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं बाई रिलेक्टेंस R। तो क्या बन गया ये, इसको मैं नया नाम दे रहा हूं फाइम साइन ओमेगा टी। आप ये कह सकते हो जिस तरह का मेरा करंट था उसी के फेज में मेरा फ्लक्स आ गया। करंट और फ्लक्स मेरे सेम फेज में होंगे कब, जब सैचुरेशन नहीं होगा, या BH कर्व लेके चलूंगा। तो वैसे आपने देखा था BH कर्व में क्या था बताओ, करंट और फ्लक्स मेरे सेम फेज में होते हैं। आपने BH हिस्टेरेसिस को नेग्लेक्ट किया था, तो याद होगा। अच्छा, जैसा ये है वैसा ही ये भी आएगा, ये पीक ही नहीं आएगा करंट। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सैचुरेशन नेग्लेक्टेड है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। अगर सैचुरेशन होती तो फिर मैं बोल सकता था करंट पीक ही नहीं जगह बन सकता है, ठीक है। बट एयर सैचुरेट नहीं होती है, काफी दूर तक जाके आप कह सकते हो कि, बट वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एयर के अंदर फ्लक्स और करंट दोनों साइन वेव, अगर करंट फ्लक्स मेरा साइन वेव तो करंट भी मेरा साइन वेव होगा, और कोई सैचुरेशन नहीं आएगा, ठीक है ना, लीनियर कर्व होगा, ठीक है। अब सुनो, तो फ्लक्स मेरा इसके अंदर से जो आ रहा है वो साइनसोइडल है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है। अब ये कॉइल क्या बोलेगी, ये कॉइल बोलेगी भाई मुझे पसंद नहीं है, मेरी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो आप, नेचर लव सिमेट्री। क्योंकि कॉइल की सिमेट्री को आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो क्या होगा बताओ जरा। ये उस सिमेट्री, ये करंट का, ये इस सोर्स को बोलेगी कॉइल, क्या बोलेगी कि भाई मेरी जो सिमेट्री जो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उसको रोको, ये मत करो, फ्लक्स का चेंज मुझे पसंद नहीं है बार बार। बट ये नहीं सुनेगा तो ये क्या करेगी बताओ जरा। ये जानती है कि फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है बताओ, करंट की वजह से, क्योंकि करंट से ही फ्लक्स बनता है। तो इसका मतलब ये करंट के चेंज को रोकेगी। और चेंज को रोकने का क्या तरीका बताओ, लास्ट टाइम हमने देखा था, ठीक है। वो क्या करेगी, वो ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस कर लेगी। जब ये बढ़ेगा तो ये वोल्टेज भी बढ़ेगी, सो दैट करंट का चेंज रोक सके, समझ आया। तो ये वोल्टेज इंड्यूस कर लेगी, और वो जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, N d phi t बाई dt। अब यहां पे माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे माइनस, बिकॉज मैंने पोलैरिटी में दिखा दिया उसका असर, ठीक है, कि वो ऑपोजिंग नेचर का है, अफेक्ट ऑपोजिट इट्स कॉज, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमने दिखा दिया कि भाई माइनस ने का आएगा ये, ठीक है। ये मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ET। अब सुनो, मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको, कैसे, ET इज इक्वल टू N d phi t बाई DIT, क्योंकि फ्लक्स जो है वो करंट का फंक्शन है, इंटू DIT बाई DT, एक ही बात है, सही है भाई। तो ये क्या बन गया, इसको मैं नया नाम दे रहा हूं L DIT बाई DT। दिस L इज नोन एज इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है।
ये L क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ये इंडक्टेंस है मेरी कॉइल का। अब क्वेश्चन ये, इसको कैलकुलेट कैसे करें, जरा देखो, कैलकुलेट करने का तरीका पता तो चल गया, L इज इक्वल टू N d phi t बाई डी आई टी। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। मुझे एक बात है, ये BH कर्व जो होता है उसको मैं फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व नहीं बोल सकता, फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व। अब d phi t बाई डी आई टी क्या है बताओ जरा, इसका स्लोप नहीं है क्या, इसका स्लोप। और क्योंकि ये लाइन मेरी ओरिजिन से पास हो रही है, जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है, जरा देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे, ठीक है, मतलब मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 पे जो हाइट है मान लीजिए 2 है, 2 पे जो हाइट है मान लीजिए 4 है, ठीक है, इस तरह का है। इसका स्लोप बताएंगे क्या आएगा, dy बाई dx क्या आएगा, 2, इसका स्लोप 2 है। चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x निकाल के देख लो। चेंज इन y कैसे देखोगे, 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट इस पे दिखा दो, फाइनल y देख लो 4, इनिशियल y 0, डिवाइड बाई फाइनल x। अगर यहां पे फाइनल y लिया तो यहां पे फाइनल x कितना है, माइनस इनिशियल x 0, कितना आ गया स्लोप 2, सही है, इसका स्लोप 2 आया। अब यही स्लोप मेरा पॉइंट का रेशियो भी है, यहां पे देखो, यहां पे पॉइंट का अगर मैं रेशियो ले लूं तो यहां पे पॉइंट y है 4 और यहां पे x है 2, तो 4/2 भी क्या बनेगा 2। या फिर ये पॉइंट ले लो, 2 यहां पे है और x में 1 है, इसका मतलब जो dy बाई dx है वो मेरा y बाई x हो जाएगा। कब, ऐसा कब होता है बताओ जरा, जब लाइन मेरी कैसी हो, स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास हो रही हो। अब एयर में, एयर का जो BH कर्व होता है वो भी यही होता है ना, तो इसका मतलब एयर में मैं कह सकता हूं कि सैचुरेट तो होगा नहीं, ओरिजिन से पास होगा, तो n d phi बाई डी आई टी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, अगर सैचुरेशन को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो, जरूरी नहीं है एयर, कोई भी ऐसा मटेरियल जो सैचुरेट नहीं हो रहा, n d phi t बाई डी आई को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, n phi बाई आई से, सही है, बोले कोई दिक्कत है। अब बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, mmf बाई रिलक्टेंस, और नीचे आई और है, आई से आई कट गया, क्या बनाइए, n स्क्वायर बाई रिलक्टेंस, दिस इज माई L, ये मेरा इंडक्टेंस आ गया। तो ये मेरे पास इंडक्टेंस आया, लेकिन ये किसका है बताइए, ये अनसैचुरेटेड कोर का है, ठीक है। अगर मैंने कोई कोर डाल रखी है और वो कोर मेरी सैचुरेटेड नहीं है, वो सैचुरेट नहीं हो रखी है, तो मैं बोलूंगा कि उसका जो इंडक्टेंस आएगा वो आएगा n स्क्वायर बाई r। सही बात है दोस्तों, इस तरह से हम इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोर सैचुरेट होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आप इतना इजीली नहीं निकाल पाओगे दोस्तों, क्योंकि कोर अगर सैचुरेट होगी तो अलग अलग केस में अलग अलग इंडक्टेंस आएगा, ठीक है। सैचुरेशन वाले रीजन में अलग इंडक्टेंस बनेगा, अनसैचुरेटेड वाले रीजन में अलग इंडक्टेंस बनेगा, सही बात है, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग म्यू होता है, समझ आए आप, अलग अलग परमिएबिलिटी होती है, अलग अलग रिलक्टेंस होता है, फिर अलग अलग रिलक्टेंस जो होगा तो उसके हिसाब से इंडक्टेंस जो है वो भी आपका चेंज होगा, पॉइंट को समझिए, ठीक है, इंडक्टेंस बदलेगा। तो मैं सैचुरेशन वाला केस को नहीं लेके चलूंगा, जब भी कोर मेरी सैचुरेट होगी तो उसका इंडक्टेंस वेरी करता रहेगा, इंडक्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रब कर दूं क्या इसको, ठीक है, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मैंने बताया इंडक्टेंस की कैसे क्या वैल्यू होती है। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। एक दो पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए दोस्तों, तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं भाई, और एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ जी, एक आपको कुछ इस तरह का एक फिगर दे रखा है, एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। ये एयर गैप है, ठीक है, दिस इज LG एयर गैप लेंथ, ठीक है, अच्छा कोर लेंथ
यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कोर लेंथ, मीन कोर लेंथ की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। n टर्न्स है मान लीजिए मेरे पास, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इज 400 टर्न्स, LC core length is 50 centimeter, LG is 1 mm, LG is 1 mm, क्रॉस सेक्शन एरिया AC कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया और एयर गैप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो मान लीजिए सेम दे रखे हैं, एंड विच इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए मेरा सेम दे रखा है, relative permeability of the core is 3000 दे रखा है, and I is equal to 1 एम्पियर। करंट मेरे पास दे रखा है 1 एम्पियर जो I है। आपसे क्या पूछा सुनिए, find the inductance of the coil, find the inductance of the coil, find inductance of the coil। मुझे इंडक्टेंस बताना है कॉइल का। अब कैसे करेंगे, इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, मैं सैचुरेशन नहीं मान के चलूंगा क्योंकि वैसे भी दे नहीं रखा कि कहां पे सैचुरेट हो रही है कोर, इसका तो सिर्फ पर म्यू आर दे रखा है, मुझे नहीं पता कहां सैचुरेट हो रही है, तो इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा, अनसैचुरेटेड केस मान के चलूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दो है, एक एयर गैप है और एक कोर है, तो मैं तो जानता हूं इंडक्टेंस क्या होगा। इंडक्टेंस तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, रिलेक्टेंस ऑफ एयर गैप प्लस रिलेक्टेंस ऑफ कोर, सिंपल, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, रिलेक्टेंस ऑफ कोर निकालना है, रिलेक्टेंस ऑफ एयर गैप निकालना है, बताइए क्या बनेगा, बोले क्या बनेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट मैं एक परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको और आप देखिएगा कि इसका असर, ठीक है, क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, अभी परफॉर्म करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि एयर गैप से क्या फर्क पड़ जाता है इंडक्टेंस में, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो आप बताएंगे क्या बनेगा ये क्या बनेगा, बोलिए। एन स्क्वायर कितना हो गया, 400 इंटू 400 डिवाइड बाई रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस ऑफ गैप, तो गैप का रिलेक्टेंस क्या बनेगा, एल। एल क्या है गैप का बताओ, एल जी कितना है 1 mm बाई म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बताओ जरा, 15 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर -4, समझ आया अभी, प्लस बोलिए अगला आर सी कोर, कोर का रिलेक्टेंस क्या होगा, कोर का रिलेक्टेंस क्या बनेगा बताओ जरा, एल। एल क्या है 50 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 3000 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 15 इंटू 10⁻⁴। बोलिए दोस्तों ये बनेगा। तो आप बताएंगे इंडक्टेंस की वैल्यू कितना हेनरी आया यहां से, ठीक है। तो यहां से देखिए 16 क्या गए मेरे पास, 4 जीरो लग गए, और आप जरा निकालो ना, कैलकुलेटर से निकालो ना फटाफट, इसको कैलकुलेट कीजिए ना, क्या आंसर बनेगा, कितना हेनरी आएगा इंडक्टेंस। अब मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर वेरी करूंगा, जरा देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले आप एक बार इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, बताइए क्या आया, कैलकुलेटर से फटाफट हो जाएगा। मैं काम और कर लेता हूं, ये पावर का हिसाब किताब कर दूं क्या, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻7 10⁻⁻11 हो गया, ऊपर आगे प्लस हो गया 10⁻11 इसके साथ करोगे 10⁻8 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 10⁻11 है ये, ठीक है, और ऊपर आगे क्या हो जाएगा बताओ, +11, तो +11 इंटू तो +9 हो जाएगा ये, सही है भाई। और ये 15, ठीक है। अब बताइए 4 पाई, 1/4 पाई था तो ऊपर आ गया 4 पाई, तो सिंपल तरीके से करके चलो ना यार, 15 जो था उसको भी कॉमन ले लो, तो 15 मेरा ऊपर आ गया, और ये 3 पावर यहाँ पे कट गई, ये 6 आ गया, और सिंपल ये बनेगा भी, तो ये क्या बना बताओ जरा, 16 के आगे 4 जीरो इंटू 60 पाई इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸ प्लस 0.50 इंटू 10⁸, सही है भाई। तो आप देख लीजिए क्या बना, ये आंसर क्या है बताओ, किसी ने निकाला है, 0.2585 इज करेक्ट। कितना लेकिन ये माइक्रो में आया क्या, मिली नहीं, हाँ ठीक है, हेनरी में आया 0.2585 हेनरी, इतना आएगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। अब सोचिए अगर मैं एयर गैप ना डालता, सोचिए
तो इंडक्टेंस क्या होता? अगर मैं एयर गैप ना देता तो इंडक्टेंस क्या होता, बताएंगे? तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती? इसको नहीं लेते फिर हम, ठीक है, ये वाला हिस्सा हट जाता है जी। हाँ, लेकिन लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, रिलक्टेंस मेरा बढ़ेगा। लेंथ की वैल्यू अब तो शुरुआत से कीजिए। अब से देखिए, अब इंडक्टेंस क्या आएगा, दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंडक्टेंस बढ़ा कि कम हुआ, पहले ये बताओ। एयर गैप कम खत्म करने से इंडक्टेंस बढ़ा कि कम हुआ, वो निकालते हैं। तो आरसी आरजी हट जाएगा, बस आरसी आएगा, तो कितना आएगा? 400 गुना 400 डिवाइड बाई, बोलिए डिवाइड बाई क्या बनेगा, बोलो भाई। आरसी की वैल्यू क्या बनेगी? एल, एल कितना है बताओ ना। कोर लेंथ अब कितनी आएगी? 50 प्लस हो जाएगा 1 mm और, ठीक है। तो 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो 50.1 इंटू 10⁻², और ऊपर आ जाएगा म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू म्यू आर 3000 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 15 इंटू 10⁻⁴। ये बनेगा भाई। तो बताइए कितना हेनरी आया ये? देखिए 3 पावर ये और 2 और 2 4 पावर ये 7, ये कट गई पावर, ठीक है। कितना है? 1.809 हेनरी। देख लीजिए भाई, इतना आ रहा होगा। तो इसका तो इंडक्टेंस बढ़ा कि कम हुआ, बताइए? इंडक्टेंस मेरा बढ़ गया, ठीक है। अगर मेरा इंडक्टेंस बढ़ गया, ध्यान से सुनना, तो पीछे से जो करंट की वैल्यू है वो क्या आएगी फिर? अगर कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ गया, आगे आगे ज्यादा इंडक्टेंस शो कर रही है कॉइल, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि करंट कम हो जाएगा। उसको मैं इस तरह से भी देख सकता हूं। इसका मतलब जितना मेरा एयर गैप कम होता जाएगा, उतना मेरा जो करंट की डिमांड है वो क्या होती जाएगी, बताओ? कम होती जाएगी। बिकॉज आगे का जो इंडक्टेंस शो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अब आप बोलोगे सर करंट क्यों कम होगा? बिकॉज इंडक्टेंस से मिलके ही j ओमेगा L बनता है। अब सोचिए, जैसे से आपका L की वैल्यू क्या होगी, जैसे से आपकी L की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा बताओ? पीछे से जो करंट डिमांड है वो आपका कम होगा। समझ आया? पीछे से जो करंट की जो डिमांड है वो आपकी कम होती चली जाएगी। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। करंट डिमांड आपकी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब जितना मेरा एयर गैप कम होगा, उतना मेरा करंट की जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। समझ आया मेरा पॉइंट? ठीक है भाई। तो चलिए जरा इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। बट एक पॉइंट मैं और समझा दूं आपको। जरा देखिए, मैं कैसा, ये एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, किस तरह का एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म कर रहा हूं। मतलब एग्जैक्टली इस तरह का नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक कॉइल थी, जरा देखिए, मेरे पास एक कॉइल है ऐसे, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास आइडियल तो है नहीं, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कॉइल का क्या होता है अपना, एक बताओ? प्रैक्टिकल कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और एक क्या होता है बताओ अपना? एक रेजिस्टेंस होता है और एक इंडक्टेंस होता है, सही है। प्रैक्टिकल कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और एक अपना इंडक्टेंस होता है। अब सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने एसी सप्लाई लगा दी यहां पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि करंट कितना जा रहा है यहां से, मैंने करंट मेजर किया। अब एल की वैल्यू वेरी पुअर है, क्यों? क्योंकि बीच में मैंने एयर डाली हुई है। तो जब तक मेरा एयर रहेगा, क्या रहेगा बताओ जरा? एयर आने की वजह से, एयर की वजह से इंडक्टेंस क्या रहता है? कम। इंडक्टेंस मेरा कम रहेगा। और जैसे मैं इसके अंदर आयरन डालता जाऊंगा, कोर डालता जाऊंगा, क्या होगा बताओ? इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। और इंडक्टेंस बढ़ेगा तो ये j ओमेगा L ये भी क्या होगा? ये भी मेरा बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? j ओमेगा L की वैल्यू मेरी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो इंडक्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर इंपीडेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या होगा बताओ? करंट आपका जो पीछे से आ रहा है वो क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है, कि किस तरह से मेरा इंडक्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, मैं उसको आपको दिखाता हूं। तो जरा देखिएगा जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह का है, ठीक है भाई। उसको देखिए, मैं चाहता हूं सुरेंद्र जी एक बार दिखाएं। तो मेरे पास इंडक्टेंस है, ठीक है। इसको देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे इंडक्टेंस कॉइल है, ठीक है। ये आपने में भी नेटवर्क थ्योरी में भी देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मीटर है जो आपको रीडिंग देगा, ठीक है ना। यहाँ से मीटर से मेरे पास रीडिंग आएगी कि करंट कितना ले रहा है, कितना डिमांड कर रहा है। तो मैं इसको जरा सप्लाई में लगा देता हूँ मीटर को, सो दैट आप वोल्टेज एंड करंट मेजर कर सके, ठीक है। तो
हाँ जी, तो फिलहाल खैर कोई पावर नहीं है फिलहाल। देखिए वोल्टेज अवेलेबल है 219 वोल्ट, करंट पावर मेरी जीरो है और वोल्ट ये करंट भी मेरा जीरो है क्योंकि यहाँ पे मैंने लोड नहीं लगाया। अब मैं लोड इसको लगा रहा हूँ, बट फिलहाल क्या है बताओ, पहले क्या रखा है मैंने इसमें, पहले इसके अंदर एयर है और उसके बाद मैं क्या करूँगा बताओ, इसके अंदर मैं आयरन डालूंगा। तो आप आयरन डालेंगे तो करंट को रीड करना जरा, ठीक है। तो या फिर एक बार मैं क्यों ना आयरन डाल के रखूँ और फिर आयरन को क्या करूँगा मैं धीरे धीरे निकालूंगा। तो निकालूंगा तो क्या होगा बताओ आप, करंट मेरा बढ़ेगा, करंट मेरा बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब जैसे जैसे मेरा इंडक्टेंस कम होगा वैसे वैसे करंट क्या होगा बताओ, बढ़ता चला जाएगा। तो चलो देखते हैं, चलिए मैं इसको लगा रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, तो फिलहाल खैर ये कनेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब पावर नहीं ले रही है, इसके अंदर सप्लाई नहीं आई है। मुझे लगता है यहाँ पे मेरे पास सप्लाई आई नहीं है, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। नहीं सप्लाई तो आ गई है जी, हाँ अब कनेक्ट हो गया। तो जरा देखिए, तो फिलहाल कितना करंट है बताएंगे, 0.63 एम्पियर करंट है। अब जरा देखिएगा, मैं धीरे धीरे इसको निकाल रहा हूँ, क्या हो रहा है बताओ, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, बिकॉज इंडक्टेंस क्या हो रहा है पाथ का, कम होता जा रहा है, ठीक है। कितना हो गया करंट है जी, 5 एम्पियर हो गया। अब देखिए अब कितना हो गया, 7 हो गया। अब वापस मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ, कम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है बताओ जरा, आयरन डालने से क्या हो रहा है मेरे पास बताइए। मैं कह सकता हूं कि मेरा जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इंडक्टेंस की वैल्यू मेरी चेंज होती जा रही है, वापस बोर्ड पे आइए दोस्तों, ठीक है। इंडक्टेंस की वैल्यू मेरी चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि भाई सेम चीज को आप ये भी आप एक्सप्लेन, जब आपने लास्ट एपिसोड में भी लास्ट टू लास्ट एपिसोड में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि गैप जब मैं बढ़ा रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मर के बीच में, तो क्या हो रहा था बताओ जरा, करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही थी। सेम वही चीज है, टू मेंटेन द फ्लक्स, याद होगा आपको, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा था। खैर अब इस बार मैंने आपको इंडक्टेंस से समझाया। अब चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मैं रब कर दूं भाई। तो मैंने आपको बताया इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है कि एयर गैप कम करने से मेरा इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा देखिए, आप बोलोगे सर कोर को रिप्रेजेंट तो फिर कैसे करेंगे, आपने कोर का रिप्रेजेंटेशन दिखाया नहीं। जो कोर का जो रिप्रेजेंटेशन में एल दिखाते हो ना आप, वो वही एल है, ठीक है, वो वही मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। कोर को नहीं रिप्रेजेंट करते हो आप, जो इंडक्टेंस, कौन सा इंडक्टेंस है ये जो कोर को रिप्रेजेंट करने वाला है, मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ये वो वाला एल है, इस एल की बात कर रहा हूं मैं। एल आपका क्या होगा, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ एल एम जिसको आप कह रहे थे, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जिसको आप कह रहे थे, ठीक है ना, ये वो वाला एल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जितना आपका जैसे जितना एयर गैप कम होगा उतना आपका ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो बढ़ता जाएगा तो करंट की डिमांड क्या होती जाएगी, कब होती जाएगी, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो इस तरीके से। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों इंडक्टेंस के ऊपर। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, एक बार मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन है मेरे पास। एक टोरॉइडल कोर है, हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक टोरॉइडल कोर है, मैं जरा इसको रब कर देता हूं। मेरे पास एक टोरॉइडल कोर है, ठीक है, और उसका आई थिंक इनर रेडियस 8, इनर डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 4 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस जो है वो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको तो इस तरह का है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है ये। तो बताओ इसकी जो हाइट होगी ये कितनी होगी,
ये तो इसके डिफरेंस से पता चलेगा 2 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ये देखो ना, ये हाइट कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस तरह का करेक्ट है। अब ये क्या कर रहा है सुनिए, a toroidal core has rectangular cross section as shown in the figure. It is wound with a coil having 100 turns. एक coil से wound कर दिया है, इसकी कितनी टर्न्स हैं? 100 टर्न्स, 100 टर्न्स। The BH characteristics of the core may be represented by a linearized magnetization curve. इसका मतलब क्या है बताओ? जो BH कर्व है वो कैसा है? लीनियर है। इसका मतलब सैचुरेट नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, हम बच गए। ठीक है, और उसका फिगर में दे रखा है, नहीं इसका फिगर दे रखा है अभी, और वो लीनियर नहीं है, मतलब कुछ रेंज में लीनियर है बट उसके बाद वेरी कर रहा है। जरा देखिए, इसका जो BH कर्व है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, 1 टेस्ला तक ऐसे, और उसके बाद कुछ इस तरह का है 100। यहाँ पे जो H की वैल्यू वो है 100, ठीक है, और 1.2 पे जो H की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 400 एम्पियर टर्न्स पर मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही नीचे की तरफ है। The BH curve characteristics of the core may be represented by the linearized magnetization curve as shown in the figure. ये इसका BH कर्व दे रखा है। Determine the inductance of the coil if the flux density in any part of the core is below 1 Weber per meter square. ये कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या है मेरी, बिलो है, B की वैल्यू बिलो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है पूरे हिस्से में अगर मैं ये बोल दूं कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से तो नीचे ही है, मतलब इससे कम ही है हर हिस्से में। हालांकि ये नहीं कह रहा कि ये कांस्टेंट है, इस बार ध्यान देना, इस बार इसने ये नहीं बोला कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है कि इससे नीचे ही है। ठीक है, तो आपको बताना है इंडक्टेंस की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, डिटरमिन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? ठीक है, वो जरा समझते हैं। मैं रब कर दूं क्या इसको रब कर दूं भाई, ये वाला हिस्से को रब कर रहा हूं, ये मुझे याद, चलो रब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इंडक्टेंस की वैल्यू। अगर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से कम है, 1 मिनट के लिए अगर मैं ये मान लूं, तो इसका मतलब लीनियर कर्व में यूज हो रहा है, लीनियर रीजन में यूज हो रहा है, सीधी बात है। तो फिर तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। कैसे? एल की वैल्यू क्या आएगी बताओ ना, एन स्क्वायर बाई रिलेक्टेंस। बट हम फंस गए, रिलेक्टेंस वेरी करेगा। क्यों रिलेक्टेंस वेरी करेगा? बिकॉज आप लेंथ कौन सी लोगे, लेंथ तो वेरी कर रही है ना, जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग है। पास में एक छोटी लेंथ है, बाहर की तरफ ज्यादा लेंथ है, तो बाहर की तरफ बड़ा रिलेक्टेंस होगा, अंदर की तरफ कम रिलेक्टेंस होगा। ऐसे नहीं सोच सकते हो फिर आप। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं, जरा देखिए इसके लिए क्या करें। इसके लिए पहले फ्लक्स निकालते हैं कि कितना फ्लक्स है। अब आप बोलोगे सर फ्लक्स क्यों? क्योंकि मेरा जो एल होता है वो ये होता है एन फाई बाई आई। ठीक है, ये होता है। उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और पूरे रेंज में फ्लक्स निकालते हैं, पूरे रीजन में फ्लक्स निकालते हैं कि यहां से कितना फ्लक्स जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें पूरा फ्लक्स देखेंगे, पूरे रीजन में कितना जा रहा है फ्लक्स। ठीक है, वो देखते हैं। और फ्लक्स कैसे निकालोगे बताओ? बी डॉट ए से। तो बी की वैल्यू बताइए पहले क्या आएगी। बी, अगर मैं बी को देखूं तो किसी भी डिस्टेंस आर पे देखते हैं बी की वैल्यू क्या होगी, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे देखते हैं बी की वैल्यू क्या होगी। मुझे ये तो पता है कि म्यू मेरा कांस्टेंट है, म्यू तो मेरा कांस्टेंट है, मुझे नजर आ रहा है। म्यू की वैल्यू बताएंगे क्या आएगी? 1/100। ये मेरा म्यू आ गया, म्यू मेरा कांस्टेंट है, स्लोप मेरा कांस्टेंट है ना, तो म्यू मेरा कांस्टेंट हो गया। अब बताइए अगर किसी डिस्टेंस आर पे अगर मैं बोलूं, कोई डिस्टेंस आर पे अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा बी क्या आएगा, तो बी होता है म्यू एच, और एच क्या होता है? एच होता है एन आई बाई एल। सही है, तो अब बताइए क्या बना? म्यू तो कितना हो गया 1/100, एन कितना है बताओ जरा 100, आई कितना है बताओ, करंट कितना दे रखा था बताओ, करंट कितना है? करंट नहीं दिया होगा, करंट नहीं दिया हुआ है।
करंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, करंट को आई लिख लो, बाद में कट जाएगा क्योंकि बाद में डिवाइड बाय आई भी था ना, कट जाएगा। एल, एल कितना है बताइए जरा, एल है 2 पाई आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे देखना है मुझे। ये आ गया बी आर, बी एट डिस्टेंस आर आ गया, सही है भाई। मतलब यहां से अगर मैं सेंटर यहां पे ले लूं तो आर डिस्टेंस अवे समवेयर यहां पे, आर डिस्टेंस अवे सेंटर से, क्योंकि सर्कुलर है ना ये, तो आर डिस्टेंस अवे मेरे पास यहां पे बी आ गया। बट मुझे अब स्मॉल एरिया लेना है, बस उस स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करना है इसको, सो दैट मैं क्या निकाल सकूं बताओ, ये स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, तो इस स्मॉल एरिया की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, हाइट कितनी है बताओ इस स्मॉल एरिया की, बताओ डी आर, हाइट कितनी है जरा देखो ना, स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, मैं देखना चाहता हूं इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, तो इसकी हाइट मैंने क्या ले ली डी आर, और जो विड्थ था वो कितनी बताओ, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बताओ जरा, फाई डी फाई, बल्कि डी फाई मुझे निकालना है, तो डी फाई क्या बनेगा, बी आर इंटू डी ए, तो क्या बनेगा, बी आर की वैल्यू क्या है, 100 से 100 तो कट गई है, आई बाई 2 पाई आर इंटू एरिया, एरिया क्या निकालोगे बताओ जरा, 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू डी आर, ये बन गया डी फाई। बट मुझे तो पूरा फ्लक्स चाहिए भाई, मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दे, तो आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2, ये बाहर आ गया, और 1 अपॉन आर डी आर है, तो इसका क्या लिखते हैं बताओ, एल एन आर, और लिमिट कहां से कहां तक निकालोगे बताओ, आर की वैल्यू कहां पे है, 4 इंटू 10⁻⁻2 से लेके 6 इंटू 10⁻⁻2 तक, ठीक है भाई। तो आप बताओ क्या बना यहाँ से, फ्लक्स की वैल्यू क्या बन गई, वो बन गई आई इंटू में कितना आया, 3 इंटू 10⁻⁻2 बाई 2 पाई अपर एल एन आर, एल एन आर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एल एन क्या बनेगा 6/4, एल एन 6/4 आ गया दोस्तों। तो बताएंगे क्या बनेगा, ये बन गया मेरा फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब सुनो, अगर ये मेरे पास फाई है तो एन फाई मुझे चाहिए, एन फाई क्या होगा, या एन फाई बाई आई चाहिए मुझे, एन फाई बाई आई, आई को मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ये तो कट जाएगा, और किससे मल्टी, आई से तो आई कट जाएगा और एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब 100 इंटू क्या बनेगा बताओ जरा, 3 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 पाई एल एन 3/2, बोलिए ना क्या बना, इसकी वैल्यू बताइए भाई क्या है, ठीक है। पॉइंट मेरे पास जो आंसर है वो है 193.6 मिली हेनरी, मिली हेनरी, एक बार चेक करो इतना है क्या, 193.6 मिली हेनरी, बोलिए भाई सही है। तो आप समझिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था मुझे, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 193.6 मिली हेनरी, ठीक है। मैं रब कर दूं इसको, लेकिन इसका एक और पार्ट भी है, ठीक है, वो भी जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों। इसका एक और पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में इसने क्या बोला है सुनिए, इसका बी पार्ट, डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर द कंडीशन ऑफ पार्ट ए। ये कह रहा है मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या लूं सो दैट मेरा जो बी है वो हर रीजन में क्या रहे बताओ, 1 से कम रहे, 1 टेस्ला से कम रहे, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से कम रहे। समझ आया मेरा पॉइंट। ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की आप क्या ले सकते हो सो दैट आपका जो बी है वो हर रीजन में 1 टेस्ला से कम रहे। इसका बी पार्ट है डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर द कंडीशन ऑफ पार्ट ए। मतलब पिछला पार्ट जो था उस कंडीशन के लिए आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्या आएगी, आपको ये बताना है। तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, मतलब सैचुरेट नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। मैक्सिमम मैं करंट कितना लूं कि कोई भी हिस्सा इसका सैचुरेट ना हो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सैचुरेशन कहां पे नजर आएगा आपको? अगर सैचुरेट होना शुरू करेगा करंट, अगर मैं बढ़ाना शुरू करूंगा तो सैचुरेट होना शुरू करेगा। सबसे पहला कहां पे सैचुरेशन स्टार्ट होगा, इनर रीजन पे कि आउटर रीजन पे? क्यों इनर रीजन पे बताओ? क्योंकि इनर रीजन का रिलेक्टेंस कम है, तो इसका मतलब इनर रीजन का मैं कह सकता हूं कि वो सबसे पहले सैचुरेट होगा। तो क्यों ना मैं ऐसे कर लूं कि इनर रीजन पे वर्स्ट सिचुएशन ले लेता हूं। मतलब इनर रीजन पे बी की वैल्यू क्या ले लूं बताओ, इस जगह पे 1 टेस्ला ले लेता हूं, क्या कहते हैं? तो आउटर रीजन में तो बी की वैल्यू उससे कम ही होगी, इसका मतलब आउटर रीजन सैचुरेट
नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इनर रीजन पे बी की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। और बी एट आर हमने देखा था, बी एट आर हमने निकाला था, क्या था बताओ, आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 लिख लो, और 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, 2 पाई इंटू 10⁻² कितना हो गया, आर, आर कितना है बताओ ना, 4 इंटू 10⁻²। तो बताओ आई की वैल्यू कितना एम्पियर आई, आई की वैल्यू कितना एम्पियर है, बोले भाई कितना एम्पियर आया, बताओ। पॉइंट आएगा कुछ, 0.256 इज करेक्ट। 12 कहां से आ जाएगा, 0.256 एम्पियर, ठीक है, 0.256 एम्पियर ये आएगा भाई, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमम करंट है सच दैट पूरे रीजन में कहीं पे भी ये सैचुरेट ना हो, मतलब 1 टेस्ला से कम ही रहे, उसके लिए मिनिमम करंट ये जरूरी है, ठीक है। इसका एक और पार्ट है, सुनिए अगला पार्ट, ठीक है। समझ आया क्या पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने क्यों इसका इनर रीजन क्यों लिया, क्योंकि मैंने बोला कि सबसे पहले तो वही सैचुरेट होगा। क्यों सैचुरेट होगा, क्योंकि उसका रिलेक्टेंस क्या है, सबसे कम है, सबसे कम है तो सबसे ज्यादा फ्लक्स वहीं पे आएगा, सबसे ज्यादा बी वहीं पे आएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब वो वाला हिस्सा क्या होगा, जल्दी सैचुरेट होगा, पहले वो सैचुरेट होगा। तो अगर मैं सैचुरेशन के एज पे ले आऊं तो बाहर वाला तो सैचुरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि ये सैचुरेट होने के लिए यहाँ पे 1 टेस्ला मान लो इस जगह पे, ठीक है। उसके हेल्प से मैंने करंट निकाल दिया, ठीक है। अगला केस देखिए, अगला केस है डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर विच, अगला पार्ट लिखिए, अगला भी इसका बहुत बढ़िया है, डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर विच द कंप्लीट कोर हैज ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ, फॉर विच द कंप्लीट कोर हैज ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर or greater. Determine the minimum value of current for which the complete core has a flux density of 1 Weber per meter square or greater. आपको मिनिमम करंट बताना है such that आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट बताना है such that इस कोर के अंदर एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तो होनी चाहिए, या फिर उससे क्या होनी चाहिए बताओ, या ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि मिनिमम करंट क्या होगा। इसका मतलब सुनिए क्या हुआ, 1 वेबर से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम कितनी हो सकती है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। तो आप बताओ, इसका मतलब सैचुरेशन मैं ले सकता हूं। अगर मैंने यहां पे 1 ले लिया तो ये आगे वाला हिस्सा 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये वाला केस तो सेटिस्फाई होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आउटर पे 1 ले लूं तो इनर वाला हिस्सा क्या होगा, फिर 1 से ज्यादा होगा, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या करो, मिनिमम करंट निकालेंगे, इस बार मिनिमम करंट आएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है करंट की, आप आउटर पे 1 से ज्यादा भी ले सकते हो, आप समझ रहे हो, बट मुझसे तो मिनिमम करंट पूछा है। तो मिनिमम करंट कैसे निकालेंगे बताओ, आउटर रीजन में क्या ले लो बताओ, बी की वैल्यू क्या ले लो, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कर दो बताओ, आर की वैल्यू क्या है बताओ, 6। तो बताओ कितना करंट आएगा, 0.3769 एम्पियर। समझ आया भाई, ये वो मेरा मिनिमम करंट है जिसके लिए पूरे रीजन में जो बी की वैल्यू रहेगी वो एटलीस्ट 1 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, कम से कम 1 से तो ज्यादा ही रहेगी। समझ आया मेरा पॉइंट। तो आप नोट कीजिएगा 0.3769 एम्पियर, ठीक है भाई, ये मेरे पास आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि हिस्टैरिसीस लॉस के ऊपर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन हम हिस्टैरिसीस लॉस पे मैं करना चाह रहा हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन जरा नोट करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। मैं जरा चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन कहां पे है मेरा। हाँ जी देखिए, मैं रब कर रहा हूं।
एक क्वेश्चन है, ए टोरॉइडल कोर ऑफ मीन लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोरॉइडल कोर है, एक टोरॉइडल कोर, एक मेरे पास टोरॉइडल कोर दे रखी है, मीन लेंथ दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, मीन लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स। इसके ऊपर पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है भाई वाइंडिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितनी है बताओ? 300 टर्न्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 300 tons. The BH characteristics of the core is assumed to be rectangular as shown in the figure. BH कर्व इसका रेक्टेंगुलर दे रखा है, ऐसी कोर भी वैसे आती हैं, पता है क्या, डेल्टा मैक्स कोर होती हैं, उनको डेल्टा मैक्स कोर बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनका हल्का सा थोड़ा सा ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का आप कह सकते हो, डेल्टा मैक्स कोर, ठीक है। एनीवे कोर दे रखा है आपको, ठीक है। द BH कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोर इज अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर एज शोन इन द फिगर, और ये आपको वैल्यू दे रखी है इसकी 1.2 टेस्ला, 1.2 टेस्ला ये दे रखा है, और ये दे रखा है 10 एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ये -10 है और ये मेरा -1.2 टेस्ला है, कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है कि द BH कर्व ऑफ द कोर इज अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर एज शोन इन द फिगर, द कॉइल इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 400 हर्ट्ज सप्लाई, 100 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे, 100 वोल्ट और 400 हर्ट्ज सप्लाई ये दे रखा है, ठीक है भाई। डिटरमिन द हिस्टेरेसिस लॉस इन द शीट स्टील, आपको पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या आएगा इन द शीट स्टील, इफ द कॉइल हैज 50 टन्स एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये क्या क्या दे दिया इसने, नहीं, डिटरमिन द हिस्टेरेसिस लॉस इन द कोर, बस ये है भाई, डिटरमिन द हिस्टेरेसिस लॉस, बस ये है भाई, अगला पार्ट नहीं है। डिटरमिन द हिस्टेरेसिस लॉस, बस ये है, आगे कुछ नहीं। सीट स्टील नहीं है भाई, पता नहीं कौन सा मटेरियल है, मुझे नहीं पता सीट स्टील है, सीट स्टील का ऐसा नहीं होता बीएच का, तो सीट स्टील वाली लाइन काट दीजिए, ठीक है ना। डिटरमिन द हिस्टेरेसिस लॉस, आपको हिस्टेरेसिस लॉस कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, नहीं कैसे करेंगे बताइए, याद कीजिए आप, हिस्टेरेसिस लॉस का क्या फॉर्मूला होता था, पीएच इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोर इनटू एरिया ऑफ BH कर्व, एरिया ऑफ BH कर्व, और क्या होता था इनटू फ्रीक्वेंसी, सिंपल ये होता था। तो बताइए क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोर क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोर निकालिए, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर, L मेरा है 15, तो 0.15 इंटू एरिया 10 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ कोर, सही है, इंटू एरिया ऑफ BH कर्व। एरिया क्या है BH कर्व का बताएंगे, हाँ जी BH कर्व का देखिए, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 2.4, तो 20 इंटू 2.4 और फ्रीक्वेंसी 400, कितने वॉट आएगा, कितना आया आंसर 2.88 वॉट, लिख लीजिए। तो आंसर इज 2.88 वॉट, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखिए अगर आपको पता नहीं होता, ये जानकारी ना होती तो आप कैसे करते, तो आपके लिए मुसीबत हो जाती, ठीक है ना। अगर आपको ये पता नहीं होता कि पीएच जो मेरा हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो वॉल्यूम ऑफ द कोर एंड
एरिया ऑफ BH कर्व इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप शायद इसको नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक स्टेप मैं फर्दर बढ़ रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं रब कर दूं, इसका रब कर दूं भाई, इसका रब कर दूं। चलिए, मुझे एक बात बताइए, आपने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में भी आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया आपको कि जितना मैं एयर गैप बढ़ाऊंगा, ठीक है, उतना मेरा क्या होगा बताओ जरा, करंट की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और ये आज भी हमने देखा कि इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता जाता है बताओ, वो कम होता जाएगा, जितना एयर गैप ज्यादा होगा उतना, तो उससे जो करंट की डिमांड होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सोचिए, अगर मैं कोई कोर ऐसी ले लूं जो आइडियल है, आइडियल कोर, आइडियल कोर का क्या मतलब होता है जरा बताएंगे। आइडियल कोर का मतलब है जिसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट हो, इसका मतलब जिसका रिलेक्टेंस क्या हो, जीरो, तो उसका इंडक्टेंस क्या होगा कॉइल का फिर इन दैट सिचुएशन। जरा देखिए, मान लीजिए इसकी परमेबिलिटी मेरी इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसका जो रिलेक्टेंस आएगा वो क्या बनेगा, L बाई म्यू ए विच इज जीरो, सो द रिलेक्टेंस इज जीरो। अगर मेरा रिलेक्टेंस जीरो है तो इसका जो इंडक्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका अगर मैं BH कर्व निकालने की कोशिश करूं तो इसका जो BH कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, मतलब अगर H मेरा हल्का सा भी ज्यादा हो गया तो B की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं समझे। ये मेरा BH कर्व बनेगा, अगर हल्का सा नेगेटिव हो गया तो B मेरा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। पॉइंट को समझिए, स्लोप मेरा इनफाइनाइट कर दो ना, न्यू मेरा इनफाइनाइट है, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया BH कर्व का, इनफाइनाइट। देखो ना, B क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू H होता है। तो अच्छा, अगर हल्का सा भी पॉजिटिव हो गया, सोचिए म्यू मेरा इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये B एकदम प्लस इनफाइनाइट पे ले जाएगा, और अगर H हल्का सा भी नेगेटिव हो गया तो माइनस इनफाइनाइट पे आ जाएगा, सही है। तो ये मेरा आइडियल कोर है, ये मेरा आइडियल कोर है। अब सुनो, अगर मैं ये आइडियल कोर लेके चलूं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं ये बोलूं कि करंट या मेरा फ्लक्स जो है ये B वर्सेस H बोल दो या फ्लक्स वर्सेस करंट बोल दीजिए, फ्लक्स वर्सेस करंट बोल दीजिए। अब एक मिनट के लिए जरा रुकते हैं, मुझे एक बात बताइए, म्यू इनफाइनाइट, इसका मतलब रिलेक्टेंस जीरो, इसका मतलब L क्या बन गया मेरा, इनफाइनाइट। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं चाहता हूं कुछ फाइनाइट फ्लक्स आए इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि जो फ्लक्स आए वो मैं चाहता हूं फाइनाइट आना चाहिए। अब फ्लक्स क्या होता है बताओ जरा, MMF बाई रिलेक्टेंस, और MMF होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट बाई रिलेक्टेंस, ये होता है मेरा फ्लक्स। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा फाइनाइट हो, तो इसको फाइनाइट होने के लिए देखो, ये तो मेरा जीरो हो गया, इसका मतलब करंट भी क्या होना चाहिए बताओ जरा, जीरो, सो दैट ये 0/0 फॉर्म बने, और 0/0 फॉर्म बनेगी तो फिर क्या करोगे, फिर आप एलोपिटल रूल लगाओगे, नहीं समझे, और उससे फिर फाइनाइट बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा म्यू इनफाइनाइट हुआ तो मेरा जो ये जो करंट लेगा ये कितना लेगा, जीरो, करंट जो आएगा वो जीरो। इसका मतलब जीरो करंट पे ही आपका फाइनाइट फ्लक्स आ जाएगा। अब आप बोलोगे तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, फिर ये म्यू इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब पहले स्टेप पे ही आप आइडियल ले रहे हो, तो उस केस में आप देखो जीरो करंट पे ही आपका फ्लक्स कैसा आ जाएगा, फ्लक्स मेरा फाइनाइट आ जाएगा। समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। अगर मेरी आइडियल कोर है तो मुझे जीरो करंट चाहिए, जीरो करंट पे ही फाइनाइट फ्लक्स आ जाएगा। समझ आया मेरा पॉइंट। अब एक और चीज सुनिएगा, बड़ा बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे कोर को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कोर को, कोर में कोई लॉस तो है नहीं, आइडियल कोर है, कोई लॉस नहीं है, कोई BH कोई हिस्टेरेसिस नहीं है, तो कोई लॉस तो नहीं है भाई, पहली बात। तो अगर लॉस नहीं है तो कोर में RC आएगा क्या, नहीं आएगा, RC नहीं आएगा, पहली बात तो आइडियल कोर है। दूसरा, क्या XM आएगा या LM आएगा, नहीं जी वो भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि LM कैसे आता था बताओ, हम बोलते थे कि फ्लक्स
अगर मुझे फाइनाइट चाहिए तो करंट कितना चाहिए, आप ये देखिए ना, फ्लक्स मुझे फाइनाइट चाहिए तो करंट क्या चाहिए, करंट उसके लिए क्या आएगा, जीरो। अगर करंट मेरा जीरो है तो इसका तो करंट आगे कोई डिमांड ही नहीं हो रहा, तो डिमांड नहीं हो रहा तो क्या इसको ऐसे दिखाओगे क्या, जब करंट आ ही नहीं रहा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, नहीं समझेगा। वैसे भी आप खुद सोचिए एल कितना है, इनफाइनाइट, तो ये एल एम ही तो होता था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा इनफाइनाइट, समझ आया। तो कोर को अब नहीं दिखाएंगे, आइडियल कोर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, पॉइंट पे समझिए, आइडियल कोर को हम नहीं दिखाएंगे, आइडियल कोर में लेके ओपन सर्किट दिखाएंगे इसको, ठीक है, आइडियल कोर को ओपन सर्किट की तरह दिखाया जाता है, आइडियल कोर को नहीं दिखाएंगे हम लोग, पॉइंट को समझिए भाई, क्योंकि कोर में कोई लॉस ही नहीं है, ठीक है। तो आइडियल कोर को दिखाने का तरीका क्या है, आप इनफाइनाइट छोड़ दीजिए, मतलब अगर मैं कोर को दिखाऊं तो कोर में ये हिस्सा भी ओपन है और ये एक्सएम वाला हिस्सा भी ओपन हो जाएगा, मतलब आरसी मेरा क्या हो जाएगा, आरसी आप कह सकते हो इनफाइनाइट, आरसी इनफाइनाइट बोलेंगे क्या, हाँ आरसी जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, आरसी को जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, आरसी को इनफाइनाइट बोलेंगे, और एलएम को क्या बोलेंगे, एलएम को भी इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक, आरसी जीरो नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, जीरो बोलते तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कोर में कोई लॉस नहीं है, अगर लॉस नहीं है तो इनफाइनाइट, दो केस में लॉस नहीं हो सकता, या तो आरसी जीरो या आरसी क्या हो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लेंगे हम, पैरेलल में दिखा रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो आरसी को इनफाइनाइट दिखाएंगे, एलएम को भी इनफाइनाइट दिखाएंगे, ठीक है ना। आइडियल कोर को आप देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो करंट आएगा मेरा, ये करंट कितना आएगा बताओ, जीरो, अगर मेरा फ्लक्स फाइनाइट है तो, फ्लक्स अगर मेरा फाइनाइट है, करंट मेरा नहीं आएगा, करंट मेरा जीरो आएगा आइडियल कोर में। तो आइडियल कोर को समझिए भाई। अब आप बोलोगे सर इस तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इस कर्व से, हाँ इस कर्व से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर फ्लक्स मेरा फाइनाइट है तो या तो इधर फाइनाइट होगा पॉजिटिव या फिर इधर फाइनाइट होगा, लेकिन करंट ऑलवेज क्या रहेगा इस कर्व पे, जीरो, इसका मतलब करंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो फ्लक्स मेरा फाइनाइट है और करंट मेरा जीरो है, आप समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो अब सुनिए, अगर इसी में मैं ये करूं कि मैंने यहां पे एयर गैप लगा दिया, ठीक है, मैंने यहां पे एयर गैप लगा दिया, अब बताइए क्या होगा, एयर गैप लगाते ही करंट आएगा, अब करंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन अब करंट कौन से वाले हिस्से की वजह से आएगा, एयर गैप की वजह से। इस एयर गैप का अपना एक रिलक्टेंस होगा, ठीक है, इस एयर गैप का अपना एक रिलक्टेंस होगा, इसका रिलक्टेंस कितना है, जीरो, यहां से लेके यहां तक रिलक्टेंस कितना है कोर वाले हिस्से का, जीरो, तो इसका रिलक्टेंस तो आ गया जीरो, ठीक है, और इसका रिलक्टेंस क्या हो गया बताओ, फाइनाइट, दो अलग अलग मटेरियल हो गए, ठीक है, एक का रिलक्टेंस है जीरो, एक का रिलक्टेंस है फाइनाइट, तो टोटल रिलक्टेंस क्या बनेगा, कुछ फाइनाइट बनेगा। तो इस बार जो करंट आएगा, जो फ्लक्स बनेगा, अगर मैं चाहता हूं फाइनाइट तो बनेगा एन बाय रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस इस बार एयर का आएगा, तो इसका मतलब करंट इस बार क्या आएगा, करंट इस बार आएगा, और करंट की जो वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा, एयर कभी सैचुरेट नहीं होती, तो करंट पीकी वगैरह नहीं आएगा, करंट कैसा आएगा बताइए, अगर ये साइनोसॉइडल है तो ये भी साइनोसॉइडल आएगा, रिलक्टेंस एयर का कांस्टेंट रहता है, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, क्लियर है मेरा पॉइंट, सैचुरेट नहीं होता कोर, तो ऐसा पीकी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एयर का मैं कर्व देखूं, एयर का बीएच कर्व ऐसे होता है, तो देखा जाए तो ये तो कोर का, तो कोर तो कोई रोल दिखा ही नहीं रही, इस केस में कोर तो कोई रोल दिखाई नहीं रही, नहीं समझे, केवल एयर गैप अपना रोल दिखा रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इस बार जो करंट डिमांड करेगा, जो एमएमएफ यहां पे आएगा, वो सारा का सारा कहां यूज होगा बताओ, एयर गैप में फ्लक्स को फाइनाइट करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई एमएमएफ यूज नहीं होगा, इसका रिलक्टेंस मेरा जीरो है, सारा का सारा एमएमएफ जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आएगा, वो सारा का सारा एयर गैप में जाएगा। पॉइंट को नोट कीजिएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, चलें आगे। अच्छा, अब इंडक्टेंस फाइनाइट बनेगा इसका, अब इसका इंडक्टेंस भी फाइनाइट बनेगा, क्योंकि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता था एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस, अब रिलक्टेंस तो आ गया, रिलक्टेंस आ गया, रिलक्टेंस आ गया, तो अब इंडक्टेंस भी क्या बनेगा मेरा, फाइनाइट बनेगा। क्लियर है भाई, तो नोट कीजिएगा कि अगर मेरा इनफाइनाइट का केस आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। मैं रब कर दूं भाई, इसको एक क्वेश्चन ले लें, इस पे मैं रब कर दूं, बोले कोई डाउट है तो, हाँ जी, कौन सा, ये वाला, ये वाला, इसका इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता था, और आर क्या होता था, रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस कौन शो कर रहा है, केवल एयर गैप, तो इसका तो इंडक्टेंस ओनली बिकॉज ऑफ एयर गैप आएगा, लेकिन अब इंडक्टेंस आएगा, अब इंडक्टेंस दिखाएंगे आप,
अब आप इसको कोर से रिप्रेजेंट, अब इससे इससे इसको इंडक्टर, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो अब यहाँ पे ये इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, समझ आया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इस बार LM आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पॉइंट को समझिए भी, ठीक है। बोले को डाउट तब। हाँ, RC को जीरो करने का मतलब क्या हो गया, कुछ इनफाइनाइट करंट आएगा, ठीक है। RC को जीरो करने का मतलब इनफाइनाइट करंट आएगा, पिछले केस में नहीं, इनफाइनाइट करंट थोड़ी ना आ रहा है, इसका मतलब RC क्या बनेगा मेरा, इनफाइनाइट। आइडियल कोर में RC मेरा इनफाइनाइट दिखाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जरा देखिए, मेरे पास एक फिगर है, मैं रब कर दूं भाई, यही फिगर ले लीजिए, चलिए ये फिगर है मेरे पास, ये फिगर दिया होगा आपको, और आपको एक जानकारी दे रखी है कि N इज 100, ये टर्न्स कितने दे रखी हैं, 100 टर्न्स दे रखी हैं। कोर का एरिया और एयर गैप का जो एरिया है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है दोनों का। म्यू ऑफ कोर इज इंफिनिटी, कोर का जो म्यू है वो इंफिनिटी है। डिटरमिन द एयर गैप लेंथ LG, आपको LG की वैल्यू बतानी है। डिटरमिन द एयर गैप लेंथ LG टू प्रोवाइड इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी। L जो होना चाहिए वो 10 मिली हेनरी का होना चाहिए। डिटरमिन द एयर गैप लेंथ LG टू प्रोवाइड ए कोर लेंथ ऑफ, सॉरी, इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी का इंडक्टेंस पैदा करने के लिए आपको बताना है LG की वैल्यू क्या आएगी, जो एयर गैप लेंथ है वो कितनी आएगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों इसको, मैं जानता हूं L क्या बनेगा इस बार, n²/r, और r कौन सा है, बस RG रहेगा बस यहाँ पे, और RG की वैल्यू क्या आएगी, LG/μ0 A, एरिया इज 5 × -4, सिंपल है। तो आप बताइए दोस्तों, यहां से LG की वैल्यू क्या आएगी, यहां से जो LG आएगा वो कितना आएगा, ये कट गया 10⁻⁴, यहां से कट गया, तो ये बनेगा 20 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 10⁻⁻²। बोलिए भाई, सही है। तो क्या बना ये बताओ, ये बना 20 पाई इंटू 10⁻⁻5, ये बन गया LG, ठीक है भाई। तो आप बताओ mm में कितना आया, ये कितना mm बनेगा, 0.628 mm, ठीक है भाई, ये मेरा LG होगा, ठीक है भाई। तो आसान क्वेश्चन था और हमने देखा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया, ठीक है भाई। तो आज का जो एपिसोड था दोस्तों, उसका जो टाइम है वो मुझे लगता है कि आज पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम ट्रांसफॉर्मर के जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मटेरियल वाला जो पार्ट था, जिसमें मैं कोर को समझा रहा था आपको कि कोर कैसे बिहेव करती है, ठीक है, फ्लक्स कैसे फ्लो करता है, इंडक्टेंस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस कैसे आते हैं। हालांकि हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस में हम और डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसके ऊपर डिस्कस करना, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।